वक्त हो गया बैटल ऑफ लद्दाख का। और बैटल ऑफ लद्दाख में आज कोई पॉलिटिक्स नहीं, आज सीधी बात उन लोगों से जो ट्रेडर हैं। और आज उन ट्रेडरों में भी हमने एक ऐसे शख्स को चुना है जो डायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर के साथ बिलोंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और लद्दाख के अंदर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। सोशो एक्टिविस्ट भी है और एंटरप्रेन्योर भी है और लद्दाख की टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं चंद्रुप दोरजे सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोरजे साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त लद्दाख से लेह से आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहली बात, एक लद्दाख के बाशिंदे की हैसियत से आपसे जानना चाहूंगा और जो पूरा देश जानना चाहेगा, लद्दाख इन दिनों कैसे चल रहा है? क्योंकि खबरें बहुत आ रही है लद्दाख की, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना वाला मामला है वो आपके सामने है। तो लद्दाख की जनता कैसे इसको देख रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जो इसके साथ है कि एक साल पहले एक स्टेट हुआ करती थी जो अब यूनियन टेरिटरी बनी है, कैसे देख रहे हैं इस नए सफर को आप? नमस्कार जी, और आपके गुलिस्तान न्यूज के देखने वाले सारे व्यूअर्स को नमस्कार। आप में अभी जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ तब से एक्चुअली हमारे टूरिज्म बिजनेस शुरू होने वाले थे और ये कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हो गया और सारा बिजनेस तो ठप है। और उसके बाद जो है अभी जैसे आज न्यूज आया है, मुझे एक्चुअली बॉर्डर पे तो एक्चुअली ये सब बहुत टाइम से होता रहता था और इस टाइम अभी जो है, अभी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। और मेरे फ्रेंड्स अलग अलग देश के अलग अलग कोने से फोन कर रहा था, आप कैसे हो और आपकी फैमिली कैसे है, सब ठीक ठाक है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि एज ए लोकल बॉर्डर पे जो सिचुएशन है जैसा हो रहा था वो बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, बहुत टाइम से हो रहे थे, कई सालों से हो रहे थे। तो एक तरह से बॉर्डर पे इंक्रेशन होना और इस तरह का जो नॉर्मल जो सिचुएशन होता है वो तो हमेशा होता रहा है। और अभी जो हो रहा है वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वो होगा। अब एक चीज ये है कि लोग अभी, पहले ऐसा सिचुएशन होता कि लोग काफी डरे हुए होते थे कि चाइना के साथ अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता तो लोग डरे हुए थे। तो अभी यहाँ पे मूड ऐसा है कि कोई भी अभी डरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश भी किसी चाइना से कम नहीं है। और हमें ये पता है कि हमारे जो मिलिट्री है और हमारे जो गम है चाइना के साथ अच्छी तरह से उनको जवाब देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप देश के साथ और देश की मिलिट्री के साथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन अब जरा फटाफट से बिजनेस की बात करते हैं। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है लद्दाख के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। किस तरीके से आप प्रोजेक्ट प्लानिंग को देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? अब चूंकि आप यूटी में हैं तो किस तरीके से आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं आपकी? क्योंकि जब आप स्टेट में थे तो मुझे याद है कि पुरानी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करना, जिनमें द्रास का एरिया था, करगिल के एरियाज थे, मशकूक वादी थी, बहुत सारे इलाकों को डेवलप करना था और टूरिज्म के नक्शे पर लाना था ताकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा लद्दाख की ओर अट्रैक्ट हो। पुराना मिशन कितना कंप्लीट और नए मिशन में क्या कुछ आपको अच्छा लग रहा है जो गवर्नमेंट कर रही है और क्या कुछ और करने की जरूरत? देखिए, एक्चुअली टूरिज्म लद्दाख का एक तरह से बैकबोन है। एक्चुअली मेरे ख्याल में अराउंड 70-80% जो इनकम है जो टूरिज्म से ही आता है। और इस साल हमारे टूरिज्म सीजन शुरू होने वाले थे कि लॉकडाउन शुरू हुआ और जितने भी, अब ऐसा सिचुएशन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है और सीजन के स्टार्टिंग में ऐसा होगा। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने होटलियर्स है,
या ट्रैवल एजेंट्स है या जो भी ट्रैवल रिलेटेड लोग थे, सब ने अपने पास जितने भी इनकम थे, जितने भी पैसे थे, वो सब टूरिज्म में इन्वेस्ट कर दिया कि ताकि जो है अभी टूरिज्म बिजनेस शुरू होने वाला है और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा इस साल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने जितने पैसे थे सारे लगा दिया, होटेलियर से लेके ट्रैवल एजेंट से हर किसी ने। अब इस टाइम पे ऐसा है कि देखिए अभी अब 6 महीने का सीजन होता है लद्दाख में, अब 6 महीना तो इसी में निकल गए अभी, और नेक्स्ट 6 महीना तो कोई बिजनेस ही होगा। अगले साल भी कोई गारंटी नहीं है कि टूरिज्म शुरू होगा कि नहीं होगा। एक तो ये है कोविड का वैक्सीन अगर निकल आए उससे अगर कुछ होगा तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी का क्या कंडीशन होगा और एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये है कि अब अभी जो टूरिज्म को रिवाइव करने का फ्यूचर में जो वो लगता है, टूरिज्म को स्टार्ट होने में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 साल लगेंगे, और उसके बाद जो है प्री कोविड जो हमारा टूरिज्म था वहां पे पहुंचने में कम से कम 8 से 10 साल लग सकता है। तो इसलिए सिचुएशन बहुत खराब है। और अभी जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है हर कोई अभी अल्टरनेट एक बिजनेस स्टार्ट करने का और कोई अल्टरनेट वो इनकम जनरेट करने की ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जैसे कि जो मेरा कंपनी है ओपन एंड के, हमारे पास अराउंड 40+ स्टाफ है यहाँ पे जी। और हम लास्ट ईयर 1 मंथ हुआ, अभी तक हम सैलरी दे रहे थे ताकि हमारा बिजनेस अभी शुरू हो जाएगा अप्रैल मई में, तो नहीं हुआ। तो अभी नेक्स्ट 1 ईयर मेरे पास अराउंड 40+ स्टाफ है, और 40+ स्टाफ को सैलरी देने के लिए हमारे पास कुछ पैसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, हम दे सकते थे अराउंड 1 to 2 ईयर्स। तो हमने क्या किया कि कुछ डिलीवरी, जब कोविड शुरू हुआ तो डोर टू डोर डिलीवरी हमने वॉलंटरीली शुरू किया, और उसके बाद जो है अभी हमने सोचा कि ये बिजनेस हम कंटिन्यू करेंगे, और ताकि जो है फ्यूचर में कम से कम 50%, अगर 100% तो मुश्किल है, 50% स्टाफ का सैलरी अगर निकल जाए तो वो काफी है। तो कुछ 4-5 मंथ कम करने के बाद जो है अभी हम ऐसे कंडीशन में पहुंचे हैं कि हम अभी स्टाफ का जो है 50% सैलरी जो है डिलीवरी से, वेजिटेबल और ग्रोसरी और बाकी जो डोर टू डोर डिलीवरी करके हम लोग इससे निकल रहे हैं। अब हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, हमारे एसोसिएशन जाके बात किया और अलग अलग गवर्नमेंट। चलिए सर, हाईली थैंकफुल सर। मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, और दिल्ली से जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि साबिक पूर्व राष्ट्रपति और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है, और इस खबर की पुष्टि खुद अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दे दी कि प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कई दिनों से प्रणब मुखर्जी आरआर अस्पताल में इलाज में थे और उनका ऑपरेट हुआ था। उससे पहले वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव उनका आया था और लगातार सिचुएशन मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है और बुरी खबर जो आ रही है, साबिक प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे। और इस खबर की पुष्टि, इस खबर की जो एथेंटिसिटी है वो खुद अभिजीत मुखर्जी ने अपने ट्विटर हैंडलर पर यह खबर डाली है कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी का हुआ है इंतकाल 11 दिसंबर सन 35 में वो जन्मे और 31 अगस्त सन 2020 में उनका इंतकाल हुआ। 13वें राष्ट्रपति थे, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से उन्होंने ओथ लिया 2012 में, और 2017 तक वो अपने ऑफिस में रहे। और अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान जहां वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे,
कई अहम पोर्टफोलियोज पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है। उन्होंने सबसे बड़ा रिफॉर्म जो था वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर लिया था और सन 2009 से सन 2012 के बीच में इकोनॉमी को पटरी पर लाने में प्रणब दा का एक बहुत बड़ा रोल भी माना जाता है। मुल्क के अंदर सबसे आला तरीन अवार्ड भारत रत्न उन्हें 2019 में दिया गया था। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 2019 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया था। प्रणब मुखर्जी का कैरियर अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जब 1969 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। राज्यसभा में वो इलेक्ट हुए, उसके बाद लोकसभा में आए, कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीतते रहे और कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली के मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्हें जगह भी मिली 1973 में। प्रणब मुखर्जी इंटरनल इमरजेंसी यानी 1975 से 77 तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी दिखे और काफ़ी ज़्यादा काम भी उन्होंने किया है। उसके फौरन बाद 80 और 85 से 1980 से 1985 तक राज्यसभा के रुकन भी रहे और लीडर ऑफ हाउस भी उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप में उस वक्त आए थे जब राजीव गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया था और उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो बड़ी बात कि हमारे बीच प्रणब मुखर्जी नहीं रहे और इस खबर की पुष्टि खुद प्रणब मुखर्जी के बेटे ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे प्रणब के पास। प्रणब अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ, चलिए हमारे साथ निशांत राय ज्वाइन कर चुके हैं। निशांत अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आरआर अस्पताल से है और ऑफिशियल फंक्शन क्या कुछ होगी। को 10 तारीख को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाथरूम में गिर जाने के कारण उनके सिर पर चोट लगी थी जिससे कि रक्त के थक्के जम गए थे और उसी का ही ऑपरेशन किया गया था और साथ में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिसके बाद से लंबे समय से वो गहरे कोमा में चले गए थे। और अभी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अब बताया ये जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को कुछ ही देर बाद उनके घर पर ले जाया जाएगा और उसके बाद से किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जाए और किन किन लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में एहतियात बरतते हुए उनकी जो श्रद्धांजलि देने का जो क्रम है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है और तमाम कोरोना काल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जानी है। तो अभी उन्हें अपनी रिहाइशगाह जहां पर वो रहते हैं वहां पर लिया जाएगा और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि क्या कुछ वहां पर होगा। तो अभी क्या कुछ हाल है आरआर अस्पताल के बाहर, क्या कोई पॉलिटिकल लीडर वहां पर है, किस तरीके का माहौल है। देखिए अभी गौहर ये खबर 5 मिनट पहले ही सामने निकल कर आई है। उनके बेटे का ट्वीट लगभग 5 से 7 मिनट पहले का है। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर, बीजेपी के सीनियर लीडर उनको देखने भी जा रहे थे और अब ऐसे में क्योंकि अब उनकी मृत्यु की खबर सामने आ गई है तो उम्मीद है कि जल्द ही पॉलिटिकल लोगों का जमावड़ा यहाँ अस्पताल के बाहर देखने को मिलेगा। आप नजर बनाए रखें, दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। आरआर अस्पताल के अंदर वो थे और आरआर अस्पताल में जैसे अभी निशांत बता रहे थे कि उनका इंतकाल हुआ है, आरआर अस्पताल में थे, ऑपरेट उनका हुआ था और थोड़ी देर पहले साबिक सदर हिंद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंतकाल हुआ है। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं प्रणब मुखर्जी और खुद इस बात की तस्दीक जो है उनके बेटे की तरफ से की गई है। और जहां तक उनके पॉलिटिकल कैरियर की हम बात करें तो काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इनका रहा है। और इन ऑफिस जब वो आए थे यानी 25 जुलाई 2012 को उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से ओथ लिया था। 25
25 जुलाई तक ये फाइल फुटेज आप देख सकते हैं कि किस मोहब्बत के साथ लोग उनके साथ चला करते थे। और 25 जुलाई 2017 तक वो रहे ऑफिस के अंदर और वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त हुआ करते थे हामिद अंसारी, और उन्होंने प्रतिभा ताई पाटिल को सक्सीड किया था। उससे पहले उसके बाद फौरन से रामनाथ कोविंद साहब ने जो है वो वहाँ पर टेक कवर किया। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो 26 जनवरी 2009 से 26 जुलाई 2012 के बीच में रहे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी के टेन्योर में भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर काम किया है। एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी प्रणब मुखर्जी को देखा गया 22 मई 2004 से लेकर 26 अक्टूबर 2006 तक, और उसके फौरन बाद जॉर्ज फर्नांडिस और उससे पहले जो था ए.के. एंटनी साहब वहां पर थे। उसके साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे तो काफ़ी कुछ बदलाव हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी देखा। और ये मामला डॉक्टर मनमोहन सिंह और वीपी नरसिम्हा राव उनकी हुकूमतों में वो लगातार रहे। लीडर ऑफ द लोकसभा वो रहे 22 मई 2004 से लेकर 26 जून 2012 तक लीडर ऑफ हाउस, ये लीडर ऑफ द लोकसभा वो रहे। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी उन्होंने वैसे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी काम किया 1991 से 1996 तक, जब पीवी नरसिम्हा राव वहां पर मौजूद थे। मेंबर जब आप देखेंगे उनके पॉलिटिकल कैरियर पर जब नजर डालते हैं तो बड़े जबरदस्त उनका एसेंट जो है वो काफी जबरदस्त रहा है और कांग्रेस के साथ काफी गहरी वाबस्तगी उनकी रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से भी अब ट्वीट आना शुरू हो गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद की तरफ से गहरे दुख का इजहार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है अपना ट्वीट जो है वो आ गया है। और इस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके सभी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से प्रणब दा को याद किया जा रहा है और प्रणब मुखर्जी की खिदमत को सराहा जा रहा है। बड़ी खबर कि प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे, पिछले कई दिनों से लगातार अस्पताल के अंदर थे और आज उनका थोड़ी देर पहले इंतकाल हुआ है। ये विजुअल्स वो कहानी बयान करते हैं जब वो इन हाउस थे, पावर में थे, किस तरीके से उन्होंने 1-to-1 हर एक मामले में किया था। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। भारत के जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल से जून के क्वार्टर के रिजल्ट सामने आए हैं। 23.9% जीडीपी की ग्रोथ जो है वो गिरी है। जीडीपी के हवाले से बड़ी खबर, मनफी 23.9% रिकॉर्ड हो गई है जीडीपी। और 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जीडीपी में। अप्रैल जून तिमाही को लेकर जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको दूसरी बता रहे हैं जो देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर के रिजल्ट सामने आए हैं, जीडीपी के नतीजे सामने आए हैं और पहली बार 40 साल में यह देखने को मिला है कि जीडीपी 23.9% तक नीचे चली गई है। अगर हम एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दीगर चीजों में देखेंगे साल 2018, 19, 20, 21 के रिजल्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ता है कि सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बड़ी बात यह मानी जा रही है कि सिचुएशन इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से पूरा कारोबार ठप हो गया है और उसका असर भारत की जीडीपी पर साफ नजर आ रहा है।